गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का विषय जो हम डिस्कस करेंगे वो है ईरान में वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से विदेशी हस्तक्षेप के बाद में वहाँ पर निर्मम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उसके संदर्भ में बात करेंगे और उसका हमारे देश से क्या लेना देना है, इसके बारे में बात करेंगे। ईरान की जैसे आप स्थिति देख रहे हैं, अमेरिका बार बार केवल भाषण ही दे रहा है कि वहाँ की जनता पे अगर प्रदर्शनकारियों पे गोलीबारी हुई, उनके मारा गया तो वो हस्तक्षेप करेगा और मिलिट्री से हस्तक्षेप करेगा, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं आ रहा है। जैसा कि विदेशी विभिन्न मीडिया को देखें, उनके द्वारा दी जा रहे समाचार को देखा जाए तो अब तक कम से कम हज़ारों लोग इस दमन प्रक्रिया में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, या इस तरह से कहा जाए कि उनका जीवन समाप्त कर दिया गया है। हालांकि खबरें बहुत छन छन के आ रही हैं, जिसका अमेरिका और इज़राइल जैसी मीडिया हैं उनके द्वारा जो बाहर खबरें छन के आ रही हैं, तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोग आंदोलन मारे गए हैं। अभी ये भी खबर नहीं आ रही है जो उस व्यक्ति को जिसको CIA का एजेंट और विदेशी शक्तियों का उसको जासूस बना करके उसको फांसी की सज़ा देने वाली थी, उसका क्या हुआ। अभी इस तरह का कुछ स्थिति मुझे प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया होगा, क्योंकि खamenei जो जिस तरह की सरकार है वहाँ पे, ईरानी की इस्लामी सरकार है, उसने अपना काम कर दिया होगा। अब वो खुले तौर से अमेरिका ने जो धमकियाँ दी हैं उसके सामने खुल के आ गए हैं। अमेरिका जिस तरह से कहता आ रहा है कि हम ईरान के मामले में इंटरफेयर करेंगे, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप ये देखिए कि किस तरह से किसी घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है और वो व्यक्ति जो आपसे द्वेष रखता है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। यही ईरान के केस में है। ईरान के केस में इज़राइल और अमेरिका दोनों वहाँ से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने जो ईरान पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए, उसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा के रह गई। और फिर आप देखिए किस तरह से इस पर लगातार प्रेशर बनाते गए लोग। अंततः 40 सालों से तो ईरान झेलता हुआ आ रहा है इस चीज़ों को, क्योंकि ये बाहरी जो शक्तियाँ थी इनके द्वारा थोपा गया जंग था, तो ईरान से तो डरता रहा। लेकिन अब जो दिक्कत हो रही है वो आंतरिक कलह से हो रही है। अमेरिका और इज़राइल ने पूर्ण रूप से ये सोच लिया था कि हम इसका दमन कर देंगे, तो उन्होंने बाहर से बहुत ज़्यादा आक्रमण करने की कोशिश की, बम भी गिराए, इज़राइल पे कई तरह के सैंक्शन लगाए, आर्थिक चोट पहुँचाई, लेकिन तभी ईरान जो ना खड़ा रहा। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि घर के अंदर कलह फैल गया है, और इस कलह का फ़ायदा मेरे ख्याल से जो फैलाने का काम किया है वो भी अमेरिका इज़राइल ने ही किया है। ऐसा नहीं कि सारे इज़राइली जो हैं वो सारे ईरान वाले जो हैं वो सब अपने खamenei की सत्ता से नाराज़ होंगे। बहुत से ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखते हैं तो ईरान के अंदर जिस तरह से बताया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पर्दाबाजी है, प्रथा है और औरतों का हक नहीं है, लेकिन जब लोकल ब्लॉगर्स जब टहलते हैं, घूमते हैं ईरान के अंदर में, तो उन्होंने दिखाया है कि ईरान की महिलाएं भी काम करती हैं, स्कूटर भी चलाती हैं और जगह काम भी करते हैं। बहुत से हैं जो हिजाब पहन के घूमते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा से रहा हो, लेकिन हाँ, ये
एक विदेशी षड्यंत्र है जिसे कह सकते हैं कि आप वहाँ के जो संसाधन हो, वहाँ की जो खनिज संपदा है उस पर कब्जा करने के लिए वहाँ के अंदर के गद्दारों से मिलकर के और उन गद्दारों के द्वारा ही ये सब काम किया जा रहा है। इसमें आम जो जनता है उसको भागीदार बनाया गया। और आज मर कौन रहा है? आज वही आम जनता मर रही है। शासन सत्ता के लोग, जो प्रशासनिक लोग होंगे, उनके घर परिवार बचे हुए होंगे और जो आम जनता है वो मर रही है। अब जैसा कि इस घटना को अगर देखा जाए हमारे देश के संदर्भ में, तो यही काम जब से सन 2014 से, जब से कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट जो गई है और एनडीए की गवर्नमेंट आई है, एनडीए को एक तरफ से राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में देखा गया है। तो तब से ये कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है किस तरह से कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराया जाए और इस देश में अराजकता लेके आया जाए। और जो एक पर्टिकुलर परिवार है, गांधी परिवार, उसके जो कुलदीप हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी को उनका राज्याभिषेक किया जाए, क्योंकि ये तो आम लोगों की नज़र में लोकतंत्र है, उनकी नज़र में तो राजतंत्र है, क्योंकि वो राजा हैं और बाकी सब उनकी प्रजा है। तो कैसे वो किसी एक चाय वाले को उन्होंने एक प्रधानमंत्री बन सकता है? और पिछले 10-12 सालों से वो इस देश में काम कर रहा है और जो काम कर रहा है वो इनकी हिसाब से हो नहीं रहे, क्योंकि हर जगह से सरकारें इनकी गिरती आ रही हैं। और सरकार तो गिरिए छोड़िए, चीज़ें इनके हाथों से चीज़ें निकल गई हैं। शासन में इनका हाथ है। जिस परिवार ने इस देश में 70-75 साल तक शासन किया है केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आज़ादी के समय से लेकर अब तक, वो कैसे शासन को, सत्ता को हाथ से चले जाने देंगे? कैसे एक देश प्रगति कर सकता है? सन 2014 तक लोगों के ध्यान में, अभी जो पुराने उस समय के लोग हैं, अब की नई पीढ़ी की बात नहीं करते हैं, उस समय लोगों को याद होगा कि किस तरह से एक गैस सिलेंडर लेने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी और राशन की दुकानों में मोस्टली सामान राशन की दुकानों से लिया जाता था। गरीब को गरीब बना के रखा गया। शहरों का विकास नहीं होने दिया गया। अगर विकास हो जाता शहरों का, लोग अपनी इन समस्याओं से ही बाहर आ जाते, तो इनका शासन चला था। वही धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने किया। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को सुविधाएं पहुंचानी शुरू की, लोगों को सोचने का समय मिला, सोचने लग गए, लोग आगे बढ़ने लगे और चीज़ों को समझने लग गए। तो धीरे धीरे इनको वोट देना बंद हो गया। और जब वोट देना बंद हो गया तो इनके हर जगह से इनकी सत्ता हटने लग गई। अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि जो चीज़ ईरान में घटित हो रहा है वही घटना यहाँ पे की जाए। तो बार बार नए नए उपक्रम लेके आते हैं। जैसे शाहीन बाग की घटना करी। अब शाहीन बाग की घटना करी, वहाँ पे महीनों तक लोगों को बैठाए रखा। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली दंगा हुआ, सब सुनियोजित था। और दिल्ली दंगा भी किया तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे भ्रमण पे आए हैं, कि जिससे भी जो मैटर है ये भी इंटरनेशनलाइज्ड हो जाए। लोग हल्ला मचाए और वामपंथी मीडिया बैठा ही है ये सब करने के लिए। और जो वामपंथी जो ग्रुप्स हैं, जो CIA है और जो डीप स्टेट है, वो इसीलिए बैठा ही है करने के लिए, वो पकड़ने के लिए मैटर। तो शाहीन बाग हुआ, उसके बाद दिल्ली दंगे हो गए, कोरोना आ गया, फिर उसके बाद किसान का वाला आ गया। कोरोना काल में वैक्सीन बनने थी तो उन्होंने वैक्सीन में भी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। किसी तरह मुद्दा बना के लोगों को भड़काया जाए, ठीक है, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मोदी ने थाली बजा के, कटोरा बजा कर करेगा, ये सब कहा इन्होंने। नए मुद्दे मिल रहे हैं इनको। उसके बाद फिर इन्होंने यात्रा भी कर ली, तब भी इनको मुद्दे इनके लोगों को समझ नहीं आए कि क्या क्या बकना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन भी हो गया। बिहार इलेक्शन में इन्होंने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दो कि वोट चोरी कर रहा है, वोट चोर, वर्दी छोड़ नारे। बोलने का तमीज़ तो है नहीं शहजादे को। इस तरह का अगर शहजादे बोल दो तो सही, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी भाई हैं, उनको मिर्ची लग जाती है। हालांकि मेरा बीजेपी और उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा अपने राष्ट्र से लेना देना है।
बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी का भी भर्त्सना करेंगे। अभी तक फिलहाल जैसा दिखने में आ रहा है, रोहिंग्यों के प्रति इनको प्रेम आ रहा है। ये चाह रहे हैं कि किस तरह से रोहिंग्या मुसलमान बस जाए यहाँ पे आकर के, फिर एक सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम कम्युनिटी, उसको इतना भड़का दिया जाए कि वो दंगे करना शुरू कर दे, किस तरह से सत्ता हाथ में आ जाए कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट कोई अगर एक्शन ले लेती है तो इसको इंटरनेशनलाइज कर देंगे कि ये भारतवर्ष के अंदर में मुसलमानों को उत्पीड़न हो रहा है। ये एक परिभाषा बनाई जाएगी जो कि बनानी चल भी रही है इससे बनाने की, कि देश के अंदर में मुसलमानों को उत्पीड़न हो रहा है। चाहे अखलाक हत्याकांड हुआ, उसमें उस समय कोशिश करी इन लोगों ने कि इसको भी इंटरनलाइज कर दिया जाए, मुसलमान बहुत पीड़ित हैं यहाँ पे। जबकि आप गौर करिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर से जो वहाँ की जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी थी वो लगभग सफाई की तरफ है। और इस वर्तमान में आप देखेंगे बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं की लगातार हत्या की जा रही है, लेकिन सब चुप बैठे हैं, एक के मुंह से नहीं निकल रहा है। अगर यही काम किसी एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में हो जाता है तो सारे के सारे जितने भी जिहादी हैं, चाहे अरफा खानम, शेरवानी और इस तरह के जो वामपंथी विचारधारा वाले जो लिबरल बनते हैं अपने आप को, इनके मुंह में जनाब सिल जाता है। जितने भी ये पत्रकार वामपंथी लोग हैं, ये सब तुरंत सामने आ जाते हैं, लेकिन अभी सब चुप बैठे हैं। ये सब मिलकर के केवल चाहते हैं किसी तरह इस देश के अंदर में राजनीतिक उथल हो, और वो किसके द्वारा हो, देश में अराजकता फैला करके। बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय है से और बाकी जो सनातनी समुदाय है, इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ के कुछ हिंदू हैं जो सेकुलर बन के घूम रहे हैं, उनको अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको जो पैजामा पहनाया गया ना सेकुलरिज्म का, वो कुछ ही समय तक है। खुलेआम आजकल अब मौलवी भाषण देने लग गए हैं, खुले आम लोगों के क्या नाम है, इंटरनेट पे मीडिया पे अब देखिए धमकियाँ दे रहे हैं। देने वाले कौन है? सिर्फ एक समुदाय विशेष से लोग हैं। अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश लेने के बाद में उनको चैन नहीं आया, अब हिंदुस्तान का बंटवारा फिर से करने की बात कर रहे हैं। आपको जब यहाँ रहने की जगह दी गई तो आपने रहे, पले बड़े हुए, संपन्न हुए, उसके बाद आप इस देश को फिर से काटने की बात कर रहे हैं। और उसका संरक्षण किसने दिया हुआ है? यही वामपंथी जो सरकारें हैं, लोग हैं जो सरकार को गिराना चाहते हैं, उनके नाम इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आप सीधा संबंध आप ईरान से जोड़ कर देख सकते हैं। खेमनेई के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया इन्होंने, और इसको इतना बड़ा कर दिया है कि आज उनकी जनता उनके खिलाफ आ गई है। हालांकि बहुत से ईरानियन अपने देश को बर्बाद होता देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय यह आएगा कि जब अगर खेमनेई गए, उसके बाद अमेरिका ने अपना ही एक आदमी जो ईरानी रूप का होगा ईरानी, लेकिन सोच उसकी अमेरिकी होगी, वो आके बैठेगा और वो अपने ही लोगों को बर्बाद करेगा। अमेरिका ने यही सारे खेल करते हुए आ रहा है। आप लोग ऑब्ज़र्व करके देख लीजिए। इराक़ में सद्दाम हुसैन को गिराया, उसके गिराने के बाद में आज इराक़ उठ नहीं पाया, आज तक नहीं उठ पाया है। वहाँ पे इसने अपना आदमी बैठाया, वहाँ के जितने संसाधन हैं उस पर उसने अपना कब्जा किया। लीबिया में केस देख लिया, गद्दाफ़ी को भी उसने गिराया, जबकि गद्दाफ़ी के शासनकाल में उससे पहले लीबिया काफ़ी ज़्यादा विकसित कह सकते हैं कि था एज़ कम्पेयर टू अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो वहाँ पे भी उसने वही किया, वहाँ पे तेल कलेक्ट किया। यही इसने नेपाल में किया, क्योंकि उसके हिसाब की थी नहीं, चाइना प्रो कम्युनिस्ट बैठे हुए थे, उसको हटाया। उसके बाद बांग्लादेश के यूनुस को ले आया है, तब उसको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, और उसी में लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक ईसाई देश इन सब देशों के बीच में बन जाए, वहाँ से उसको मॉनिटर करने में आसानी होगी। श्रीलंका में उसने वो यही किया। हर जगह सत्ता परिवर्तन करो। वेनेजुएला में वही किया उसने, देखिए
आज वो खुद का घोषित कर रहा है ट्रम्प कि मैं वहाँ का राष्ट्रपति हूँ। अब जैसे लगता है कि साले उसने वहाँ पे राष्ट्रपति से पद से इस्तीफा दे दिया, वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनेगा। अब उसकी नज़र ग्रीनलैंड पे है। जो ये विस्तारवादी सोच है ना, ये एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होता जब तक उसको कुचला ना जाए, उस कीड़े को। और यही कीड़ा यहाँ के जो कट्टर मुसलमान हैं ना, उनके अंदर भी है। राष्ट्रवादी मुस्लिमों की बात कोई नहीं करेगा, उनको तो फिर मुस्लिम ही नहीं मानेंगे कि वो राष्ट्र की बातें कर रहा है। भाई साहब, जब तक आप राष्ट्र हैं तब तक आपका धर्म है। जिस दिन राष्ट्र बदला, कोई और आया ना, वो अपने हिसाब से आपका धर्म बदल देगा। और ये इतिहास में होता आया है। आप इतिहास की किताबें पढ़िए, इतिहास में देखिए, जिस तरह का शासक आया है उसने उसी तरह का राष्ट्र बनाया है। तो अगर आप अपने आप को जीवंत और जीवित रखना चाहते हैं, अपना जीवित इतिहास रखना चाहते हैं, तो अभी होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन पे अपना नज़र रखिए और उन पे ध्यान लगाइए कि ये किस तरह से हमारे देश के अंदर साजिश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ज़िले ज़िले में लड़ाया जा रहा है, धर्म धर्म से लड़ाया जा रहा है, राज्य राज्यों से लड़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण बनाम उत्तर होने चाहिए, उत्तर बनाम मराठा हो रहे हैं, मराठा बनाम हिंदी हो रहा है। कई सारे मुद्दे अभी उठने का और उठेंगे, आप धीरे देखते जाइए। अगर आप इन नेताओं के चक्कर में पड़ते रहे तो राष्ट्र को ख़त्म होने में और आपस में ख़त्म होने में आपस में लड़ के ख़त्म होने में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो आपको बचना होगा। और आप कैसे बचेंगे? इन नेताओं के जो बयानबाजी है, इनको आप बस ना करके इनके मुंह में इनकी ज़बान इनके मुंह में ठूस करके, और इनके जो शब्द निकलते हैं, इन्हीं शब्दों को इनके मुंह में ठूस करके आप जवाब दे सकते हैं। उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, साथ दीजिए जो आपको और आपके राष्ट्र को ऊपर ले जाने में आपको सहायता प्रदान कर रहा है, जो किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को किसी तरह का भेदभाव करना होता है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करनी होती, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल रहे हैं वो केवल हिंदुओं को मिलते हैं। आप खुद ही सक्षम हैं, RTI डालिए, पता करिए कितने मुसलमानों को घर आवंटित हुए हैं। जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन सुविधा केंद्र चल रहे हैं, इनमें दवाइयाँ क्या धर्म में पूछ के दी जाती है, जाति पूछ के दी जाती है? सस्ती दवाइयाँ। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केवल एक जाति विशेष को मिल रहा है, धर्म विशेष को मिल रहा है, ये सबको मिल रहा है। ये पता करना आपका अपना काम है। भगवान ने, ऊपर ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, सबको सोचने के लिए दिमाग दिया है। दिमाग भी वो भी आपकी सबसे ऊपर दिया है, आँखों के ऊपर। आँखों देखिए और दिमाग से सोचिए, तो आपको वज़न पता चलेगा कि किस चीज़ का वज़न कितना है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे इन कुछ विषयों पे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आस पास पड़ोस में नज़र रखिए। होने वाली गतिविधियों पर अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।